चक इतिहास, कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? ऑप्शन 1, 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने। ऑप्शन 2, चीन के बॉक्सर आंदोलन ने। ऑप्शन 3, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने। ऑप्शन 4, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। इसका सभी ऑप्शन सही होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 है। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को महात्मा गांधी के पदार्पण के पूर्व इटली अबिसिनिया युद्ध, जिसमें इटली और औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई, 1899 से 1901 के दौरान चीन में साम्राज्यवादियों के विरुद्ध चलाए गए बॉक्सर आंदोलन तथा रूस पर जापान की विजय, इन सब ने प्रभावित किया। किंतु इनमें वर्ष 1905 में जापान की रूस पर विजय का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। जापान ने वर्ष 1905 में जारशाही रूस को हराकर स्वयं को सैनिक दृष्टि से एक शक्तिशाली यूरोपीय देश से श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया था। इससे इस मिथ्या का भ्रम का निवारण हो गया कि गोरी जाति के लोग अजय है। क्वेश्चन नंबर 2, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो नरम दल की नेताओं के आंदोलन की पद्धति राजा वामन आंदोलन थी। राजा वामन आंदोलन, राजा वामन आंदोलन। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजा वामन आंदोलन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी धड़ों के मध्य मतभेद व्यापक था। गरमपंथी आंदोलनकारी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित न रखकर उसे देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का सहयोग न दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। उदारवादी राजनीति या राजनीतिक भिक्षावृत्ति के युग में अधिकांश नरमपंथी नेता यथा दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, का अधिकार था। उपाधियां और बड़े बड़े पद पर इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन की बात कही थी। वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज की मांग रखी थी। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंध थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना की बाउंड्रियों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों का पवित्रता में विश्वास रखते थे। इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेता में से नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 9, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? इसका सही आंसर बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे: बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। इन नेताओं ने
स्वराज प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्हें उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांगे मनवाने में विश्वास नहीं था। तिलक ने कहा, हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया। क्वेश्चन नंबर 10, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? ए, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंतोगतवा समाप्त हो गई। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगतवा समाप्त हो गई, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगतवा समाप्त हो गई। ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था? इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था। उग्र विचारधारा वाले नेताओं ने कांग्रेस के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की। उनमें से एक बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना संस्था यानी कि बेगिन इंस्टीट्यूट की संज्ञा दी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन में आया तो 1906 के बाद वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव बढ़ा। गरम दल का नेतृत्व प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नहीं था? ए, अरविंद घोष, बी, दादा भाई नौरोजी, सी, गोपाल कृष्ण गोखले, डी, एस.एन. बनर्जी। तो अरविंद घोष कांग्रेस के क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ए, अरविंद घोष। इसका सही आंसर अरविंद घोष गरम दल से संबंधित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष ये सभी कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष कांग्रेस के उग्रवादी विचारधारा अथवा गरम पक्ष के नेता थे। वे गरम दल के 4 स्तंभों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष में से एक थे। 1893 से 94 ईस्वी में अपने एक लेख में उन्होंने कहा था, कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है, अराष्ट्रवादी है और पूर्णतया असफल रही तथा इसकी शासकों के अप्रसन्न होने के भय से स्पष्ट न कहने की नीति को उन्होंने कायरता की संज्ञा दी। उनके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतल्ला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें अरविंद घोष भी थे। सभी के ऊपर अलीपुर षड्यंत्र मामले के अंतर्गत मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर सन्यासी बन गए तथा पांडिचेरी चले गए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी नेता थे? ए, उग्रवादी नेता थे तो इसका सही आंसर होगा सी, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय आंदोलन में से निम्न में से किसको नरमदलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय गरम दल से जुड़े हुए थे। लाला लाजपत राय।
क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मेजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी मेजनी के जीवनी वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना तथा बाद में उन्होंने मेजनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू में अनुवाद भी किया। क्वेश्चन नंबर 20, उन्होंने मेजनी, गैरीवाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे थे लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी के नाम से प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय वर्ष 1907 में 6 माह के निर्वासन के दौरान कुछ समय के लिए अमेरिका में रहे और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वापस लौटे। राजनीति के साथ साथ वह ओजस्वी लेखक भी थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण, शिवाजी, स्वामी दयानंद सरस्वती, मेजनी और गैरीवाल्डी की संक्षिप्त जीवनियां भी लिखी। उन्होंने अनहैप्पी इंडिया और द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन उनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एओ ह्यूम, डी मदन मोहन मालवीय। तो मध्यम मार्गीय नहीं था बाल गंगाधर तिलक गरम दल से संबंध रखते थे। कांग्रेस के प्रारंभिक उदारवादी तथा मध्यम मार्गीय नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी न होकर उग्र नीतियों के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल थे। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है के रूप में जाना जाता है? तो सी लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तिलक सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस था। यह उन्हीं के प्रयत्नों का परिणाम था कि कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार का आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। तिलक सिरोल पर मानहानि का मुकदमा चलाने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए थे। यद्यपि वे मुकदमा हार गए किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। क्वेश्चन नंबर 24, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक है? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। क्वेश्चन नंबर 27, बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो इसका सही आंसर होगा बी मैथ्स मूलर ने। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैथ्स मूलर। क्वेश्चन नंबर बाल गंगाधर तिलक, क्वेश्चन नंबर 28, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगा जब वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक लोकप्रिय अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर के केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर होगा एक से
अधिक, उपयोग में से 1 से अधिक। ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त बनाया। तिलक को दोषी पाया गया और उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना ने नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 29। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? आंसर बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी। वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को केसरी में प्रकाशित लेखों के आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष के कारावास की सजा देकर मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 30। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ए, आयातित वस्तुओं पर देशज वस्तुओं को प्रश्रय देकर देशज वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा देना। बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। सी, देश को आवश्यकता अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना। डी, सैनिक विद्रोह द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध बलात् राज परिवर्तन संगठन करना। तो ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में, अंग्रेजों के न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करता था, वहीं दूसरी ओर उग्रवादी दल आक्रामक प्रतिरोध में, सामूहिक आंदोलन में तथा आत्म बलिदान के लिए दृढ़ निश्चय में विश्वास करता था। इनके लिए स्वराज का अर्थ विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता था, जबकि उदारवादी दल के स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक शासन था। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। ऑप्शन नंबर डी, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। क्वेश्चन नंबर 33। कथन ए, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण आर, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। तो इसका सही आंसर होगा कथन ए गलत है और कारण आर सही है। ऑप्शन नंबर डी, कथन ए गलत है और आर सही है। कथन ए गलत और आर सही है। प्रश्नगत कथन और कारण में ए गलत है किंतु आर सही है। तिलक सांप्रदायिकवादी नहीं थे, वे प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट का संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया और इस दृष्टि से वे महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गो हत्या विरोधी सभाएं स्थापित की। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में तो प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। क्वेश्चन नंबर 34। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका
स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ए शौकत अली, बी मोहम्मद अली, सी मौलाना ए.के. आजाद, डी एम.ए. अंसारी। तो ए शौकत अली ने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने भी उठाया था। मौलाना हसन मोहानी ने उस समय शोक गीत पढ़ा था। इस तरह हम लोगों ने कांग्रेस गर्म दल और नरम दल से संबंधित टोटल घटना चक्र से 36 क्वेश्चन किए। इसी तरह घटना चक्र के सवालों को अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और लाइक करें।